पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान और बाकी सब उस मिस्टीरियस रेलम के अंदर पहुंच गए होते हैं, जहां आने के बाद उन्हें टाउ नोंग नाम के एक वॉरियर की बॉडी दिखाई देती है, जो कि आज से 6000 साल पहले ही मर चुका था और उसने 2 मॉन्स्टर को कैद करके रखा हुआ था, एक को तो चांद के अंदर और दूसरे को जमीन के अंदर। कि तभी ताओ चोंग की बॉडी खत्म होने लगती है और उसकी रिंग जुयान के पास आ जाती है, जिसे लेकर वो खुद भी हैरान था। आखिरकार इस अंगूठी ने मुझे कैसे सिलेक्ट किया। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जुयान को देखते हैं, जो कि उस अंगूठी को देख रहा होता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इस अंगूठी की पावर देखते देखते इतनी ज्यादा कैसे बढ़ जा रही है। और जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता है, इस अंगूठी की पावर बढ़ना शुरू हो जाती है। और अगर इसी अंगूठी को मैं अपने रिकोऑर्डिनेशन बाउल के अंदर डाल दूं, तो हो सकता है इसकी मदद से मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल मिल जाए, जिस वजह से मैं अपना ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और मेरे पास वो ब्लड ड्रॉप तो पहले से ही है, और मैं अगर सभी को मिला दूंगा तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल पिल बन के तैयार हो सकता है, जो पिल मेरी पावर्स को दुगना इंक्रीज कर देगा। इसीलिए वो सबसे पहले अपने रिकोऑर्डिनेशन बाउल को एक्टिवेट करता है, और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, उसके अंदर वो उसी रिंग को डाल देता है, जहाँ उस रिकोऑर्डिनेशन बाउल के अंदर वाला ड्रैगन उस रिंग को पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल बनाकर दोबारा से वो रिकोऑर्डिनेशन बाउल के अंदर चला जाता है। ये देखकर तो जुयान हैरान था कि आखिरकार इस ड्रैगन ने इस रिंग को एक पिल में क्यों नहीं बदल, उसे तो इसे एक पिल में बदल देना चाहिए था। इसीलिए वो खुद ही उस अंगूठी को रिकोऑर्डिनेशन बाउल के अंदर डाल देता है, और साथ में मेरे सी फैमिली के घर के अंदर जितने भी ट्रेजर होते हैं, उन सभी को वो रिकोऑर्डिनेशन बाउल में डालना शुरू कर देता है। और ये भी कम नहीं, और ब्लड ड्रॉप भी उसके अंदर डाल देता है कि सारी की सारी चीजें मिलकर इस पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल बना दे। कि तभी उस रिकोऑर्डिनेशन बाउल का ड्रैगन दोबारा से बाहर निकलता, और इस पर जब उसे इतनी सारी चीजें मिलती, तो इसने इन सभी को मिला एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल बना देता, और उस पिल को सीधा जुयान के अंदर ही डाल देता। जिसके बाद जुयान के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हम यून को देख, जो कि किन्मू और उसके फादर को लेकर जुयान के पास ही आ रहा होता है। उसने उन दोनों को भड़का दिया कि मैंने जुयान को लिन के साथ देखा, और दोनों ना जाने एक साथ में क्या कर रहे होंगे, इसलिए मैं ये सारी चीज आपको आपकी आंखों से दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, क्योंकि आपको तो मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं होता है। और जैसे ही वो उस घर के पास आता है, जिस घर के अंदर अभी जुयान है, उसके अंदर से अजीब अजीब आवाज आने लगती है, क्योंकि जब घर के अंदर जुयान की पावर बढ़ रही तो वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। लेकिन उसी आवाज को यून कुछ और ही समझ लेता है, और उन सभी से कहता है, देखो अंदर से कैसी कैसी आवाजें आ रही। इसलिए किन्मू और बाकी सब उस घर के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। ये देखकर तो सभी लोग हैरान थे, आखिरकार जुयान चला कहाँ पे गया। कि तभी उन्हें सीक्रेट कमरे के अंदर से दोबारा से आवाज आने लगती। इसीलिए यून कहता है, समझ गए, जुयान और ली दोनों उसी सीक्रेट कमरे के अंदर घुसे होंगे, अभी मैं इसे खोलता। जिसके बाद वो कमरे का दरवाजा खोलता है और अपने फादर से कहता है, यह चीज तो सिर्फ बड़े लोग ही देख सकते, इसीलिए आप ही पहले देखो कि अंदर क्या हो रहा है। और जब किन्मू और उसके फादर की नजर अंदर पड़ती, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती, क्योंकि अंदर जुयान अपनी कल्टीवेशन करके खुद का ब्रेक थ्रू कर लिया था, और उसके अंदर से काफी सारी पावर बाहर निकल रही होती। और इस चीज को देखकर किन्मू और उसके फादर को यकीन नहीं होता है कि जुयान ने इतनी जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। और यून भी इस चीज को देखता है तो वो दंग रह जाता है। उसे तो लग रहा था यहाँ पर तो लिन को होना चाहिए, लेकिन अचानक से ये सारी चीजें बदल कैसे गई, और यहाँ पे जुयान बैठ के कल्टीवेशन कैसे करने लग गए। कि तभी जुयान अंदर अंदर हंसते हुए कहता है, यून तो बहुत ही बदमाश हो चुका है, लगता है इसे सबक सिखाना पड़े। कि तभी जुयान किन्मू के फादर से कहता, आप यहाँ पर आ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने कल्टीवेशन में इतना लगा कि मैंने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दी, और आप मेरे पीछे ही आकर खड़े। तो किन्मू के फादर कहते हैं, अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुम अपना कल्टीवेशन जारी रख सकते हो, गलती तो मेरी, मैं किस गधे की बातों में आकर यहाँ पर आकर तुम्हें डिस्टर्ब करने लगी। तभी जुयान किन्मू के फादर को और भड़काते हुए कहता, मैं अभी तो यहाँ दोबारा से अपना ब्रेक थ्रू करने वाला, लेकिन यहाँ पर यून ने आकर सारी चीजों पे पानी फेर दी, और अगर वो यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब ना किया होता तो मैं अपना एक और ब्रेक थ्रू कर चुका होता। लेकिन यून तो बहुत ही बदमाश, जो सुनकर किन्मू के फादर का तो खून ही खोल जाता है। और फिर उसके बाद वो यून के पास आकर कहते हैं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जुयान को परेशान करने, तुम जानते हो ब्रेक थ्रू करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर तुम उसे परेशान करने के लिए यहाँ पे नहीं आए होते तो वो अपना एक और ब्रेक थ्रू कर चुका होता। तुम्हारे जैसे नालायक लोग तो ब्रेक थ्रू को समझ ही नहीं पाते और दूसरों को परेशान करने के लिए आ जाते हैं। आज मैं तुम्हें बहुत ही मारूंगा। तभी यून कह रहा होता है, फादर आप प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपको यकीन दिला सकता कि लिन यहाँ पे मौजूद, मैं उसे यहीं पर ढूंढता हूँ, वो इधर ही कहीं छुपी होगी। लेकिन
किन्मू के फादर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो एक कील लगे हुए बैट को लेकर आ जाते ताकि उसी से यून की धुलाई कर सके, लेकिन यून वहाँ से भाग जाता है और उसी कमरे के अंदर लिन को ढूंढना शुरू कर देता है। वो बेवकूफ तो यहाँ तक पॉट के अंदर लिन को ढूंढ रहा था कि कहीं वो पॉट के अंदर तो नहीं घुस गई, लेकिन उसे कहीं पे लिन नहीं दिखाई देती। लेकिन तभी उस लिन का जूता दिखाई दे जाता जो कि बेड के नीचे, जो देख के वो खुशी हो रहा होता कि वो यूयान को फंसा दे कि तभी एक कुत्ता जूते को लेके भाग जाता, जिस वजह से यून की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो जाती। फिर उसके बाद तभी वहाँ पे उसके फादर आते और फिर यून को पकड़ते हुए उसे वहाँ से बाहर ले जाने लगता ताकि उसकी अच्छे से धुलाई कर सके। और फिर बाहर आने के बाद उसे डंडे से इतना मारते कि उसका पूरा बदन ही टूट जाता। और ये देखकर जुयान को यकीन ही नहीं हो रहा क्या यह इसके असली फादर किसी के फादर अपने बेटों को इतना बुरी तरीके से मारते। लेकिन तभी जुयान को और भी मजे लेने, इसलिए वो किन्मू के फादर को यहाँ पे बुला उन्हें और ज्यादा भड़काना शुरू कर देता। यह तो अभी शुरुआत ही थी, थोड़ा सा और उसे मारी ताकि वो अच्छे से सबक सीख सके। तभी उसके दोबारा से यून को पीटने के लिए चले जाते कि तभी किन्मू जुयान से कहती चलो अब मैं भी यहाँ से जा रही और तुम यहाँ पे बैठकर अपना कल्टीवेशन दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जुयान उसे रोक लेता और उससे कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी। किन्मू तो वहाँ से जाने वाली होती, लेकिन जुयान दोनों हाथ रखकर उसे रोक लेता और जैसे उससे बात करने के उसके करीब होने वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक जोरदार भूकंप आ जाता, जिस वजह से सारी चीजें हिलने लगती। फिर उसके बाद जुयान वहाँ से जाके दूर गिर जाता, जहाँ पे वो ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा कि जब भी मैं किन्मू के करीब आता हूँ अचानक से कुछ न कुछ जरूर हो जाता। इस बार तो देखो भूकंप ही आ गया। और जब वो बाहर जाके देखता कि किस वजह से भूकंप आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती, क्योंकि पूरा चांद रेड कलर में बदल चुका और चारों तरफ एकदम भयंकर नजारा होता। पूरा आसमान बिल्कुल लाल कलर में बदल चुका था और उसके अंदर से बिजलियाँ निकल रही होती। ये देखकर तो आसपास के लोग भी एकदम दंग रह जाते कि आखिरकार अचानक चांद और आसमान को क्या हो गया। उन्हें तो चांद में क्रैक्स पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके थोड़ी देर बाद ही चांद पूरी तरीके से टूट जाता और उसके अंदर वही मॉन्स्टर बाहर निकल के आता जिसको 6000 साल पहले ताऊ जोंग ने कैद करके रखा हुआ और अब वो मिस्टीरियस रेलम के अंदर रियल वर्ल्ड में आ चुका, जहाँ पे आने के बाद वो गुस्से में कहता 6000 साल से मैं कैद, लेकिन आज मैं आजाद हो चुका हूँ। जिसके बाद अपने ऊपर लगे सारी जंजीरों को तोड़ देता और चारों तरफ आग बरसाना शुरू कर देता, जिसमें काफी सारे लोग भी मारे जाते और वो कहता 6000 साल तक शांत रहने का मतलब मैं यहाँ सबसे लेकर ही रहूंगा और मैं सारे के सारे लोगों को खत्म कर दूंगा और कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। जिसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर देता और वो इतना तेजी से दहाड़ता कि चारों तरफ फायर पावर निकल सभी जगह को बर्बाद किए जा रही होती है। और फिर यह सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जुयान उस ब्लड रॉस सी फैमिली के घर जितने भी ट्रेजर मिले होते उन सभी को उस रिनकॉर्डिनेशन बाउल के अंदर डाल, जिस वजह से ड्रैगन उसे एक स्पिरिट पिल देता है और वो पिल एब्सॉर्ब करने के बाद जुयान अपना ब्रेक थ्रू कर जाता, लेकिन तभी उसे चांद फटते हुए दिखाई दे क्योंकि उसके अंदर जो मॉन्स्टर बाहर निकल के आ रहा था वो उसी मिस्टीरियस रिलम के अंदर होता, जो यहाँ पे आने के बाद चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता। इस एपिसोड के स्टार्टिंग मॉन्स्टर कह रहा होता है पिछले 6000 सालों से मैं कैद था और आज मैं बाहर निकल के आ चुका हूँ, क्योंकि 6000 सालों से मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सारे लोगों को मार के खा जाऊंगा। फिर जुयान उस मॉन्स्टर को देख के काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है, अरे ये तो मिस्टीरियस रिलम के अंदर से बाहर निकला है और ये बहुत ही ज्यादा तबाही कर दे। कि तभी उसके सामने फैंग आता और वो उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर कोई आने वाला जो कि इस मॉन्स्टर को खत्म कर दे और इसे कैद करके यहाँ से लेके चला जाएगा। और वहीं पे वो मॉन्स्टर अपने चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है और उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था। कि तभी आसमान से एक बहुत बड़ी किताब बाहर निकल के आती, जिस किताब के खुलते उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल बन जाता है और उसी पोर्टल में एक मास्टर अपने सारे के सारे डिसेबल के साथ आता, जो कि यहाँ पर उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए आया। मास्टर उस मॉन्स्टर से कहता आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आकर लोगों को परेशान करने, इसीलिए मैं तुम्हें अब दोबारा से सील कर दूंगा और तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगी। तभी यह सुनकर मॉन्स्टर कहता जब मैं ताऊ जोंग से नहीं डरा तो मैं तुम्हारे जैसे जीजी एकेडमी लोगों से कैसे डर जाऊँ, मैं तो तुम जैसे चींटियों को चुटकियों में खत्म कर दूं। कि तभी ये सुन मास्टर और उस सारे के सारे डिसेबल उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते, लेकिन वो मॉन्स्टर उनके सामने बिल्कुल पहाड़ जैसा बड़ा था और उसके
उसके ऊपर किसी भी अटैक का असर ही नहीं होता और वो सारे के सारे अटैक बड़ी ही आसानी के साथ डॉज करते जाता है और वो सारे के सारे डिसेबल हाथ से मार चींटियों की तरफ फेंके जा रहा और कोई भी उसके सामने जरा सा भी नहीं टिक पाता कि तभी वहाँ पे सारे के सारे डिसेबल मिल एक बहुत ही बड़ा और ढेर सारे भाले को लेके आते और सारे भालू लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भेज देते, लेकिन तभी जाकर उस मॉन्स्टर को थोड़ी सी चोट लगती। लेकिन इस चीज से तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते सारे के सारे डिसेबल को मार दूर फेंके जा रहा और कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा कि तभी वो मॉन्स्टर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। तभी उस मॉन्स्टर पे एक खतरनाक अटैक करते हुए उस मॉन्स्टर के आर पार कर देते। तो इस वजह से उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही और इस चीज से वो पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और इस बार वो इतना तेजी से चिल्लाता कि सारी की सारी जगह टूटना शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो अपने फायर का इस्तेमाल करते जीजी एकेडमी के सारे डिसेबल को वहाँ से उड़ा के दूर फेंक देता है कि तभी मास्टर अपना फॉर्मेशन बनाते हुए उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। वो मॉन्स्टर भी उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिसके टूटने की वजह से उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। फिर उसके बाद मास्टर उस सारे डिसेबल को वहाँ से दूर जाने के लिए कहता है और फिर उसके बाद सारे लोग वहाँ से आने लगते हैं ताकि सारे लोग वहाँ से निकल सके, लेकिन तब भी मास्टर वहाँ से आने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने आखिरी दम तक उस मॉन्स्टर से लड़ना चाहता है, लेकिन तब ये सारी चीजें देखकर जुयान तो काफी ज्यादा घबराया होता है। तो फिर वो मैंग को कहता है, क्या तुम्हें कोई दूसरा रास्ता मालूम है जिस वजह से इस मॉन्स्टर से बचा जा सकता है? तो फिर मैंग कहता है, हाँ मुझे रास्ता मालूम है कि वो रास्ता एक ही है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जुयान उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, साफ साफ बताओ मुझे, तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका है भी या फिर नहीं? इतना भी हार्ड तरीका क्यों ना हो, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मैंग कहता है, इस मॉन्स्टर को उस मून के अंदर से काफी सारी पावर्स मिलती है और अगर वो मून यहाँ से हट जाए तो वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, उसके बाद इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। और इतना बताते हुए वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकलता है। इधर जुयान को यहाँ पे एक आइडिया आता है और फिर वो किन्वू से कहता है, तुम्हारे पास तो एलाइटमेंट पावर है, उस दिन मैंने तुम्हें देखा था क्योंकि जब तुम उस पोयम को पढ़ रही थी तब तुम्हारे अंदर से काफी सारी पावर निकल कर बाहर आ रही थी और अगर तुम उस पावर की मदद से यहाँ पे एक और चांद बनाने में कामयाब हो जाती हो तो वो चांद इस मॉन्स्टर की पावर को कम कर देगा, जिस वजह से मॉन्स्टर यहाँ पे कमजोर हो जाएगा, जिसके बाद जीजी एकेडमी के लोग उसे कैद कर सकते हैं। और ये सुनकर किन्वू हैरान रह जाती है क्योंकि उसे तो लग रहा था जब वो पोयम पढ़ रही थी तो वहाँ पे जुयान मौजूद ही नहीं है। तो जुयान की ये बातें सुनकर उसे शक होने लगता है, हो ना हो उस पोयम को लिखने वाला जुयान ही हो सकता है। जिसके बाद जुयान उससे कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम अपने एलाइटमेंट पावर की मदद से इस मॉन्स्टर की पावर को कम कर दोगी, इसीलिए तुम अपने एलाइटमेंट पावर का इस्तेमाल करो। और फिर ये सुनकर किन्वू अपने एलाइटमेंट पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी सारा ऑरा बाहर निकलता है और वो ऑरा उसे वहाँ से हवा में उड़ाना स्टार्ट कर देता है। और फिर मास्टर और उसके बचे हुए डिसेबल उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर सके, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी उनके ऊपर भारी पड़ रहा था और अब तो उनकी तादाद भी कम हो चुकी है और वो मॉन्स्टर अभी तक पूरे जोश में होता है क्योंकि उसको सारी पावर उसी चांद से मिल रही थी, जो चांद काफी ज्यादा पावरफुल होकर वहीं पे खड़ा होता है और वहीं पे वो मास्टर और उसके डिसेबल सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते ताकि वो लोग खुद मरकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर सके। तो फिर मॉन्स्टर उससे कहता है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो चलो मैं जल्द से इसे पूरा कर देता हूँ। जिसके बाद उस किताब के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस किताब के जरिए जीजी एकेडमी के लोग यहाँ पे आए थे और अगर ये किताब खत्म हो जाए तो ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जा पाएंगे और फिर वो इन लोगों को आराम से सबक सिखा सकता है। लेकिन तभी मास्टर और उसके एकेडमी के लोग उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और जिस चीज पर वो खड़े थे उस भाले जैसी चीज के ऊपर वो उसी से उस मॉन्स्टर के आर पार कर दे। लेकिन जैसे वो उस मॉन्स्टर के पास पहुँचते कि तभी वहाँ पर किन्वू आ जाती, जिसके अंदर से एलाइटमेंट की पावर निकल रही थी और वो पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो उस मॉन्स्टर की पावर को धीरे धीरे खत्म करने लगती है और जैसे जैसे उस मॉन्स्टर की पावर कम होती है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। और ये देखकर मास्टर और उसके डिसेबल एकदम हैरान थे और कहते, आखिर ये है कौन, इसके अंदर से इतनी ज्यादा एलाइटमेंट की पावर बाहर निकल रही है, ये हमारे लिए अच्छा मौका है, हम इस मौके का इस्तेमाल करते हुए इस मॉन्स्टर को कैद कर सकते हैं। और वहीं पर किन्वू अपने एलाइटमेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए सामने एक बहुत ही बड़ा मून लेके आ जाती है, जो मून उस मॉन्स्टर के मून से बहुत ही बड़ा और पावरफुल दिखाई दे रहा था। जैसे उसकी पावर बढ़ती है वो मॉन्स्टर के मून की पावर को खत्म करना शुरू कर देती है
है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर कमजोर पड़ने लगता है। और वहीं पर ये चीज देखकर फैंग भी एकदम हैरान था कि किन्मू के पास तो इतनी ज्यादा पावर है और वो सच में इस मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल मून को बना दिया। और वहीं पे वो सारे डिसाइपल उस मॉन्स्टर के नीचे एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना देते हैं, ताकि वो फॉर्मेशन बनाकर उस मॉन्स्टर को कैद कर सके। और उस फॉर्मेशन से चैन निकलकर उस मॉन्स्टर को कैद करने की कोशिश करती है। और जैसे वो चैन पूरी तरह से बच जाता है, उसके ऊपर वो मॉन्स्टर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसे हमेशा के लिए बंद कर देता है, ताकि कोई भी उस चैन को कभी ना खोल सके। और फिर मॉन्स्टर उसके अंदर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसके बाहर भाग ही नहीं पाता, क्योंकि वो पूरी चैन पूरे स्पल्स से बनी हुई थी, जिसे तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। और इसी तरह से वो मॉन्स्टर और सारे लोग मिलकर उस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए दोबारा से कैद कर देते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी उसे धमकी दे रहा होता है, मैं तो कैसे भी करके इसके अंदर से बाहर निकल के आ ही जाऊंगा, लेकिन जिस दिन मैं बाहर आया उस दिन मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो मॉन्स्टर चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उससे लड़ने के लिए जीजी एकेडमी के मास्टर और कुछ डिसाइपल वहाँ पर आ जाते हैं, जो उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर उनके सामने काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और वो लोग उसका ढंग से मुकाबला भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी वहाँ पे किन्मू आती, जो कि अपने एलाइटमेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक उससे बड़ा एक और मून क्रिएट कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर कमजोर पड़ जाता है। फिर उसके बाद जीजी एकेडमी के लोग उसे दोबारा से हमेशा के लिए कैद कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जीजी एकेडमी के सारे डिसाइपल और मास्टर थोड़ा थोड़ा परेशान होते हैं। ये मॉन्स्टर यहाँ से चला तो गया है, लेकिन कहीं ये दोबारा वापस ना आ जाए। लेकिन तभी एकेडमी के मास्टर कहते हैं ये वापस कभी नहीं आ सकता, ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी वो डिसाइपल कहते हैं इस मॉन्स्टर को पकड़ने में हमारी मदद नीचे से एक लड़की ने की है, इसलिए हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए। तभी ये सुनकर वो मास्टर कहते हैं मुझे वो लड़की बहुत ही पसंद आ गई, इसीलिए मैं उसे अपने सेक्ट में ले जाना चाहता हूँ, ताकि मैं उसे अपना डिसाइपल बना सकूँ। इसलिए तुम यहाँ से जाओ और मेरा न्योता उस लड़की को दे के आओ, उसे मनाना कि वो हमारे सेक्ट में शामिल होने के लिए मान जाए। जिसके बाद वो सभी वहाँ से किन्मू के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ मिलिट्री फ्लैग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जो कि यहाँ पे किसी अनजान के आने से एक्टिवेट हो जाता है। वो किसी अनजान इंसान को सिटी के अंदर आने नहीं देते। तो फिर मास्टर उसके डिसाइपल से पूछता है बताओ मुझे तुम्हारा क्या काम है, तुम किस मकसद से इस सिटी के अंदर जाना चाहते हो, तो उसके बाद ही मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। तो फिर मास्टर उससे कहता है तुम्हारी सिटी की एक लड़की ने उस मॉन्स्टर से लड़ने में हमारी मदद की थी, इसीलिए हम उसे अपने सेक्ट में शामिल करना चाहते हैं और यही पूछताछ करने हम सिटी के अंदर आ रहे हैं। तो फिर ये सुनकर फ्लैग कहता है अगर यही बात है तो तुम सिटी के अंदर एंटर कर सकते हो। जिसके बाद वो फ्लैग वहाँ से गायब हो जाता है और फिर सारे के सारे डिसाइपल वहाँ से सिटी की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और वहीं किन्मू भी वहाँ से अब दोबारा जुयान के पास आ गई होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और साथ ही फेंग भी हैरान था कि जितना मिस्टीरियस जुयान है, इसकी वाइफ भी उतनी ज्यादा मिस्टीरियस है। इन दोनों ने अपनी पावर्स को छुपा के रखा था। फिर जुयान किन्मू के पास आके कहता है मिलो अब इनसे जिसने इस सिटी को बचा लिया। और ये सुनकर किन्मू उससे कहती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुमने ही मेरा हौसला बढ़ाया ताकि मैं उस मॉन्स्टर से फाइट कर सकूं। और फिर वो जुयान से कहती है पहले तुम मुझे ये बताओ कि वो पोयम तुमने ही लिखी थी। तो उसके बाद जुयान कहता है मैंने उस टाइम अपनी पावर छुपा के रखी थी और मेरे पास उतनी पावर्स भी नहीं थी, तो जिसकी मदद से मैं इतना अच्छा पोयम लिखूं। और अगर ये सबके सामने आ गया होता तो कोई भी यकीन नहीं करता कि उस पोयम को मैंने लिखा है, इसलिए मैंने उस टाइम अपनी पहचान छुपा के रख ताकि किसी को पता न चल सके कि वो पोयम मेरे हाथों से लिखी गई है। और ये सुनकर किन्मू और भी ज्यादा खुश हो जाती है और जुयान से माफी मांगने लगती है मैंने तुम्हें पहले काफी ज्यादा कमजोर समझा था, लेकिन उसमें भी मैं एक गलत थी, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। कि तभी वहाँ पर जीजी एकेडमी के सारे डिसाइपल आना शुरू हो जाते हैं ताकि वो लोग किन्मू को यहाँ से लेके जा सके। वहाँ पर आने के बाद वो किन्मू से कहते हैं हमारे मास्टर को तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा पसंद आया है, इसलिए वो तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहते, तो इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और तुम्हें इस लूजर जुयान की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वहाँ जाने से पहले हम तुम दोनों का डिवोर्स करवा देंगे, क्योंकि ये जुयान इतना ज्यादा कमजोर होकर हमारे साथ नहीं जा सकता और दोनों दूर ही रहोगे तो फिर एक साथ रहने का भी क्या फायदा। तो इसलिए अच्छा यही होगा
कहा कि तुम दोनों डिवोर्स दे दो और उसके बाद तुम हमारे साथ चलो हमारे एकेडमी के अंदर। ये सुनकर जुयान उससे कहता है, वह इधर सुन, बिन बुलाए मेहमान फिर से कहना तुम यहाँ पर मेरी वाइफ को मुझसे दूर करने के लिए आए हो। और फिर ये सुनकर जीजी एकेडमी का डिसाइपल कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, मैं बिल्कुल यहाँ पर तुम्हारी वाइफ को तुमसे दूर ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा टैलेंट है कि उसका टैलेंट तुम्हारे जैसे लूजर के साथ रह के बर्बाद हो रहा है, इसलिए उसे हमारे साथ चलना चाहिए। कि तभी ये सुनकर जुयान उसे घसीट के घूसा मार देता, लेकिन उसके पास आके कहता है, जितनी तुम्हारी औकात है उतनी तुम्हारी जुबान चलनी चाहिए। लेकिन फिर किन्मू उससे कहती है, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं, मैं इनके साथ कहीं भी नहीं जाने वाली। और वहीं पर वो डिसाइपल गुस्सा होकर जुयान के ऊपर अटैक करने वाले हैं, लेकिन उसके अटैक करने से पहले वहाँ पर किन्मू के फादर आ जाते हैं, जो कि उस डिसाइपल से कहते हैं, तुम किन्मू को अपने एकेडमी में ले जाना चाहते हो, यह ऑफर तो समझ में आता है, लेकिन उसे वहाँ जाने के लिए जुयान से डिवोर्स लेने की क्या जरूरत है, यह मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए तुम यहाँ से फटाफट निकल जाओ। और अगर तुमने दोबारा से कुछ कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो फिर उसके बाद वो डिसाइपल भी किन्मू के फादर से वही चीज कह रहा होता है, वहाँ पर अच्छे लोगों को ही रखा जाता है, जुयान तो एकदम ही वेस्ट है, ये वहाँ पे जाके क्या ही करेगा, इसलिए इन दोनों का डिवोर्स कर देना चाहिए। जीजी एकेडमी में काफी अच्छे डिसाइपल है, जिससे किन्मू उनमें से किसी से शादी कर सकती है। और ये सुनकर जुयान उससे कहता है, अगर तुमने एक और वर्ड एक्स्ट्रा कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी एकेडमी को ही खत्म कर दूंगा। कि तभी लीडर कहता है, तुम एक लूजर होकर और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है तुम्हारे अंदर, ये अच्छी बात नहीं है, हम अगर चाहें तो 1 मिनट के अंदर तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंट खत्म कर सकते हैं। तो फिर जुयान कहता है, चलो ठीक है, अगर मैंने तुम लोगों को इस मिट्टी की खुशबू नहीं सुंघा दी तो मेरा नाम भी जुयान नहीं। तो जिसके अंदर हिम्मत है वो आ सकता है मुझसे फाइट करने के लिए। यह देखकर दूसरा डिसाइपल कहता है, अभी तो तुम हमसे भी ज्यादा कमजोर हो और तुम हमें चैलेंज करना चाहते हो, चलो देखते हैं कौन जीत पाता है। और यह सुनने के बाद जुयान अपने रिन कोरिलेशन बाउल को समन कर लेता है और उसकी मदद से जल्दी से अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है। और ये देखकर वो सारे के सारे डिसाइपल एकदम हैरान थे, इसने तो पलक झपकते ही अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तो हमारे लेवल पे पहुंच चुका है, ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था, लेकिन इसने इतनी जल्दी इसे कैसे करके दिखाया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं इससे फाइट करने के लिए तैयार। कि तभी वो डिसाइपल अपने अपने भाले को निकाल लेते ताकि उसकी मदद से जुयान का खेल वहीं पे खत्म कर सके। और अब देखते ही देखते उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और दोनों अपनी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जुयान एक ही पल के अंदर उसके भाले को खत्म कर देता है और फिर स्वर्ड स्लैश अटैक करते हुए उस डिसाइपल को वहाँ से बहुत ही दूर फेंक देता है। इसके बाद वो अपनी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, वो अपनी कई सारे डुप्लीकेट बनाते हुए उस डिसाइपल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वो डिसाइपल उसकी इस टेक्निक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। और अब ये देखकर जुयान तो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उसके सारे क्लोन एक साथ मिलकर उस डिसाइपल के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, तो जिन्हें संभालना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और अब जाकर वो डिसाइपल हिम्मत हार कर जमीन पे गिर जाता है और ये देखकर किन्मू के फादर तो एकदम हैरान रह जाते हैं और वहीं पे दूर खड़े होकर जून और फैंग भी ये फाइट देख रहे होते हैं, जिन्हें भी समझ में नहीं आता कि इतने जल्दी जुयान ने जीजी एकेडमी के डिसाइपल को हरा दिया, ये तो सच में कमाल का है। कि तभी जुयान उस डिसाइपल के सर पे पैर रख देता है, जिसे मिट्टी की खुशबू सुंघाते हुए कहता है, क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा। उसके बाद वो उस लीडर से कहता है, क्या कहा था मैंने, मैं अपने वादे से नहीं हटता, और अगर तुम्हारे किसी और डिसाइपल के अंदर हिम्मत है तो आ जाए, मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं उसे मिट्टी की खुशबू सुंघा दूंगा। और ये देखकर वो लीडर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसका तो मन कर रहा था कि अभी जुयान के पास जाकर उससे ही फाइट करके उसका खेल वहीं पे खत्म कर दे। तो उसी पर जुयान कहता है, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है आओ और मुझसे फाइट करके दिखाओ, तब तुम्हें पता चल जाएगा जीजी एकेडमी के पास कितनी ज्यादा पावर है और मेरे अंदर कितनी पावर है। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जीजी एकेडमी के डिसाइपल किन्मू की तरफ आ रहे होते हैं और उससे कहते हैं, तुमने हमारी काफी अच्छे से मदद की है, इसलिए हम तुम्हें अपने सेक्ट में ले जाना चाहते हैं और इसके लिए तुम्हें जुयान को छोड़ना होगा। ये सुनकर जुयान तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो उन सभी से फाइट करना शुरू कर देता है ताकि उन सभी का खेल खत्म कर सके। कि आखिरकार उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई किन्मू को जुयान से दूर कर सकते हैं, और इसी का गुस्सा उन सभी के ऊपर उतारना शुरू कर देता
देता है, जहाँ पे वो उन सभी को काफी ज्यादा मारता है और उसके लीडर से कहता है अब तुम्हारी बारी। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जुयान उस लीडर को चैलेंज कर रहा होता है। उससे कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम फाइट करके दिखाओ। कि तभी वो लीडर अपने दूसरे डिसाइपल से जुयान से फाइट करने के लिए भेजता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और ये वाला डिसाइपल पिछले डिसाइपल से भी ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद वो डिसाइपल वहाँ पर अपने भाले को लेके आता है और जिसकी मदद से वो बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना देता है, जिस वजह से कई सारे स्वॉर्ड जुयान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जुयान अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए आसमान से बिजलियाँ गिराना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो डिसाइपल वहीं पर ही गिर जाता है और तभी पता चलता है वो बिजलियाँ जुयान ने नहीं बल्कि मिलिट्री फ्लैग फॉर्मेशन ने गिराई थी, क्योंकि तभी जीजी एकेडमी के डिसाइपल यहाँ पर आके तबाही कर रहे थे। कि तभी लीडर फ्लैग फॉर्मेशन से कहता है आपसे गलत फहमी हुई है, हमने यहाँ पे कोई गड़बड़ी करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि ये सारा काम तो जुयान की वजह से हुआ है। उसी ने हमें उकसाया और फाइट करने पे मजबूर किया। हम तो शांति से किन्मू के यहाँ से ले जाना चाहते थे, इसलिए सजा हमें नहीं बल्कि जुयान को देनी चाहिए। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका बदला जुयान से लेकर जरूर रहूंगा। लेकिन तभी किन्मू के फादर उससे कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुयान के ऊपर गलत इल्जाम लगाने की। मानता हूँ कि इसकी पावर अभी तुमसे कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके ऊपर कोई भी गलत इल्जाम लगा दो। और वहीं पर उस फ्लैग फॉर्मेशन को अभी यकीन नहीं होता है कि जुयान ऐसा कर सकता है, इसलिए वो उन सभी को धमकाना शुरू कर देता है तुम सब भाग जाओ यहाँ से वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। कि तभी वो डिसाइपल जुयान को गुस्सा दिलाते हुए जाता है और उससे कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझसे चैलेंज करके दिखाओ, और उसको गुस्सा दिलाने के बाद वहाँ से जाना शुरू कर देता। कि तभी ये देखकर जुयान उससे कहता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ और मैं तुम्हारा खेल फाइट में ही खत्म कर दूंगा। लेकिन जुयान ने यहाँ पे गलती कर दी थी उसे चैलेंज कर, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो डिसाइपल फ्लैग फॉर्मेशन से कहता है देखा आपने कि फाइट करने के लिए कौन पहले आगे आता है, और पिछली बार सारी की सारी गलती जुयान की थी, इसलिए आप हमें जुयान से फाइट करने का मौका दें, क्योंकि जुयान ने हमारे ऊपर अटैक करके हमारी पावर कमजोर कर दी, इसलिए हमें आपको सबसे पहले थोड़ी सी पावर देनी होगी जिसकी मदद से हम जुयान को अच्छे से हरा सके। इसलिए वो फ्लैग फॉर्मेशन उसको थोड़ी सी पावर दे देता है। और वहीं पे किन्मू के फादर जुयान से मना कर रहे होते हैं तुम्हें इस डिसाइपल से चैलेंज नहीं लेना चाहिए था और तुम ये नहीं जानते कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी वहाँ पे यून आ जाता है और फिर जुयान से कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इस डिसाइपल का खेल यहीं पे खत्म कर देना। किन्मू को तो जुयान की टेंशन हो रही थी और वो कह रही थी तुम्हें मेरे लिए इनसे फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन जुयान ने तो चैलेंज कर ही लिया, इसीलिए वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो किन्मू से कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे हार सकता हूँ, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। इसके बाद वो उस डिसाइपल से फाइट करने के लिए चला जाता है और अपनी स्वॉर्ड फेंकते हुए कहता है मुझे तुमसे फाइट करने के लिए अपने स्वॉर्ड की भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बस एक ही अटैक के अंदर हरा सकता हूँ। जिस पर वो डिसाइपल भी हैरान था और वो जुयान से कहता है लगता है तुम्हें ज्यादा ही जोश चढ़ रहा है, जो कि तुमने अपनी स्वॉर्ड भी फेंक दिया और तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो कि तुम मुझे एक ही अटैक में हरा दोगे, यह बिल्कुल नामुमकिन है और मैं देखता हूँ कि तुम ये कैसे करके दिखा पाते हो। लेकिन तभी जुयान वहाँ पे अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करता है वहाँ पे एक नहीं बल्कि हजारों स्वॉर्ड आ जाती है, जो कि सभी आपस में बॉन्डर की तरह घूमना शुरू कर देती है। जिसके बाद जुयान उन सभी स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में लेने लगता है ताकि उसकी मदद से उस डिसाइपल के ऊपर अटैक कर सके। ये देखकर वो डिसाइपल भी एकदम घबरा चुका था, इसलिए वहाँ पर वो अपना एक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है और जिस फॉर्मेशन की मदद से वो जुयान के अटैक को रोकेगा और थोड़ी देर में उसका फॉर्मेशन भी बनके तैयार हो जाता है और उसके बाद जुयान का अटैक उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन में लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे जुयान अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लिया था, इसीलिए वहाँ पे आते हुए उस स्वॉर्ड को तोड़कर सीधा जमीन में घुसना शुरू कर देती है और इस चीज से वहाँ पे इतना ज्यादा धमाका हुआ था कि वो डिसाइपल बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहीं पर गिर जाता है, जहाँ पे वो खुद से कह रहा होता है जुयान ने तो बस एक ही अटैक के अंदर मुझे हरा दिया, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। और वहीं पर उस डिसाइपल का लीडर ये देख के काफी ज्यादा हैरान था, उसे तो समझ ही नहीं आता कि
जुयान इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, आखिर इसने स्वर्ण फॉर्मेशन को बना भी कैसे लिया। ये तो अच्छे भी कल्टीवेटर नहीं बना पाते, आखिरकार जुयान इसे बनाने में कामयाब कैसे हुआ। फिर उसके बाद जुयान कहता है, क्या कहा था मैंने कि मैं एक ही अटैक के अंदर तुम्हारे डिसाइपल यहीं पर हरा दी, अब तुम्हारी बात, मैं तुम्हें भी एक ही अटैक के अंदर हराने की कोशिश करूंगा। और ये सुनकर वो डिसाइपल उससे कहता है, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, तुम अपनी औकात में रहकर बात करो। फिर जुयान कहता है, तुम आखिर कौन हो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरी वाइफ को मुझसे दूर करने की कोशिश की, इसलिए मैं इसका बदला तो तुमसे लेकर ही रहूंगा। वहीं पे फैंग उसे उस लीडर से फाइट करने के लिए मना कर रहा होता है और कहता है, तुम नहीं जानते कि ये लीडर कितना ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें इससे फाइट नहीं करनी चाहिए। लेकिन जुयान तो ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और वो वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक अटैक को समन कर लेता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे अगर वो सही से ना कर पाए तो उस कल्टीवेटर की जान भी जा सकती है। तो फिर किन्हू अपने फादर से पूछती है, आखिर ये किस तरह के अटैक का इस्तेमाल करना चाह रहा है, जिसमें उसके फादर कहते हैं ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इस अटैक में काफी सारे स्वर्ण फॉर्मेशन बनानी पड़ती है। इंसान की बॉडी इस मेटल को कहाँ आसानी से सहन कर पाती है और अगर फॉर्मेशन बनाने के टाइम कुछ भी गड़बड़ी हुई तो जो कल्टीवेटर इसे कल्टीवेट कर रहा है ये फॉर्मेशन उसी की जान ले लेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जुयान इतना खतरनाक फॉर्मेशन कैसे बना सकता है। ये सुनकर किन्हू तो और भी ज्यादा परेशान हो जाती और वो कहती है, तुम्हें अटैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और वहीं पे यून ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान था और उससे कह रहा होता है, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें काफी गलत समझा कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन आज तुम्हारी ऐसी पावर देखकर मुझे पता चल गया कि तुम मेरी बहन को कितना पसंद करते हो, जिसके लिए तुम अपनी जान देने के लिए तैयार। जिसके बाद जुयान अपनी स्वॉर्ड को और भी ज्यादा पावरफुल बनाकर लीडर की तरफ फेंकना शुरू कर देता है ताकि वो लीडर का यहाँ पे खेल खत्म कर सके। और फिर वो उसके पास आके कहता है, देख लेना आज मैं तुम्हारा खेल यहाँ पे खत्म कर दूंगा। लेकिन उसकी बॉडी धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर दी थी, क्योंकि इतनी खतरनाक फॉर्मेशन को संभालना इतना आसान काम नहीं है। फिर यह चीज देख कर किन्हू अपने अलाइटमेंट पावर के साथ वहाँ पे आ जाती और फिर जुयान को अपने फॉर्मेशन के अंदर घेर लेती है, जिसकी वजह से जुयान अब तो वहाँ से हिल भी नहीं पाता। और किन्हू ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि जुयान अपनी बॉडी पे थोड़ा और भी प्रेशर न डाल दे, वरना इसे कुछ भी हो सकता है। और वो उसकी जान बचाने के लिए खुद ही लीडर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती, लेकिन इसका भी क्या इरादा था ये अभी नहीं दिखाया जाता। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान वहाँ पे जितने भी डिसाइपल मौजूद होते हैं उन सभी को चैलेंज कर देता है कि मैं तुम सबको हरा दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ से तुम लोगों को किन्हू को नहीं ले जाने दूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डिसाइपल से फाइट करना शुरू कर देता है कि तभी वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसके सामने कोई भी डिसाइपल नहीं टिक पाता और बड़ी ही आसानी के साथ वहाँ पे सारे के सारे डिसाइपल का खेल खत्म किए जा रहा होता है। उसके बाद वो उस लीडर को भी चैलेंज करता है और कहता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम फाइट करके दिखाओ। और वो उस लीडर से फाइट करने के लिए अपनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से उसकी जान भी जा सकती है। और ये चीज तो किन्हू को देखी नहीं जाती, वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करने से पहले उसे रोक लेती है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जुयान किन्हू के अलाइटमेंट पावर से चारों तरफ से गिर गया होता है और अब वो उसके अंदर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। और इसके बाद किन्हू उस लीडर के पास जाने लगती है ताकि वो उसके सेक्ट में ज्वाइन हो सके। और फिर जुयान उससे कहता है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने इसके डिसाइपल को पहले से ही हरा दिया और मैं कोशिश करने के बाद इस लीडर को भी हरा सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तो फिर किन्हू कहती है, मैं अपनी वजह से तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस लीडर के साथ जा रही हूँ ताकि तुम्हें कोई खतरा भी महसूस ना हो। और फिर जुयान उसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, न जाने मैंने कितने लोगों से फाइट की और वो भी तुम्हारे लिए, और इस वजह से तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन किन्हू ने तो पूरा ही मन बना लिया कि अब वो उस लीडर के सेक्ट में ज्वाइन हो ही जाएगी, क्योंकि उसे जुयान की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। जुयान तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है उससे फाइट करने के लिए, इसलिए किन्हू भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और जुयान के पास अभी जितनी भी ताकत वो धीरे धीरे कर और भी ज्यादा पावरफुल बन के उसे आकर ले जा सकता है। लेकिन अगर वो यहीं पे अपनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से अगर उसे कुछ हो गया तो वो लीडर वैसे भी उसे अपने सेक्ट में ले जाएगा और उस टाइम तो उसके पास कोई उम्मीद ही नहीं बची थी कि कोई उसे उठाकर वहाँ से रिटर्न ला सके। इसीलिए किन्हू ने अभी लीडर के सेक्ट में ज्वाइन होने का फैसला कर लिया और ये देखकर उसके फादर भी हैरान रहते हैं और उसके फादर भी उससे मना
कर रहे होते हैं, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन किन्मू उनसे कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने पहले ही अपना मन बना लिया, इसलिए मैं वहाँ पे जाकर ही रहूँगा। और उसके बाद तब वो वहाँ उस लीडर के पास आती और फिर वो उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज से अगर तुमने मेरे फादर या फिर जुयान से कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं हो। तो फिर लीडर कहता है मैं इन्हें दोबारा कहूँगा क्या, मैं इनकी शक्ल भी दोबारा देखने नहीं आऊँगा, ना ही मैं यहाँ पे आऊँगा और ना इसे कुछ कहूँगा। इसके बाद वहाँ पे वो टेलीपोर्ट होने वाला फॉर्मेशन बनाने लगा ताकि किन्मू उस पे खड़े होकर सीधा उसके सेक्टर में जा सके। और जुयान तो अभी भी उसे चिल्लाते हुए रोक रहा होता है, बस थोड़ी सी और कोशिश करने के बाद मैं इस लीडर को हरा दूंगा, इसलिए तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन किन्मू तो बस उसे यही कह रही होती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है और उसके जाते ही जुयान को आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर जाते हुए वो लीडर जुयान से कहता है दुनिया में कमजोर लोगों की यही हालत होती है, अगर तुम पावरफुल होते तो मुझसे फाइट कर पाते, लेकिन तुम देखो एक ही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद की जान खतरे में डाल रहे थे। और इसी वजह से किन्मू सेक्ट में शामिल होने के लिए तैयार हुई है और अगर उसे ले जाना है तो मुझसे भी पावरफुल बन के दिखाना। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद जुयान इतना ज्यादा गुस्से में होता है वो हीवन और अर्थ की कसम खा लेता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं किन्मू को वापस ला के ही रहूंगा और मैं पूरी की पूरी जीजी एकेडमी को ही खत्म कर दूंगा। और उसके कसम खाते ही पूरे आसमान से बिजलियाँ गिर रही होती है। ये देखकर तो फैंग भी हैरान रह जाता है कि आखिरकार अब तो जुयान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है और अब इसे रोकना नामुमकिन के बराबर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जुयान अपनी कसम को पूरा कर ले। और फिर जुयान फैंग से कहता है कि इस लीडर ने कौन सा फॉर्मेशन बनाया था, क्या तुम उसके बारे में मुझे और भी डिटेल्स बता सकते हो ताकि मैं यहाँ से उसके पास जा सकूँ। आखिरकार ये जीजी एकेडमी है कहाँ पर। जिस पर फैंग कहता है दुनिया में पूरे 3006 स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल 100,000 कल्टीवेटर, लेकिन उन पावरफुल कल्टीवेटर में से 9 ऐसे लोग हैं जो कि उस तरह का फॉर्मेशन बना सकते हैं जैसा कि उस लीडर ने बनाया था। बस तुम इतना समझ लो कि वो लीडर तुम्हारे सामने बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर अभी तुम उसका मुकाबला करने गए तो ये तुम्हारी भूल होगी और उसके बाद तुम्हें यहाँ से छोड़कर जाना भी नाकाम रहेगा और तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। इसलिए तुम मेरी सलाह मानो तो तुम पहले खुद को पावरफुल बनाओ और जब तुम पावरफुल बन ही जाओगे तो तुम आसानी से उस लीडर का मुकाबला कर पाओगे। तो फिर जुआन उससे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन के उस लीडर से अपना बदला लेके ही रहूंगा और फिर किन्मू को वापस बचा के लेके आऊंगा। जिसके बाद फैंग वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाने के बाद जुयान किन्मू के फादर के पास आता है और उससे कहता है मैं ये सिटी छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे रहूंगा तब तक मैं अपनी पावर्स को उतना ज्यादा नहीं बढ़ा पाऊंगा और इसीलिए मुझे पावरफुल बनने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर किन्मू के फादर कहते हैं यह बहुत अच्छा विचार है और यहाँ पर रह के तुम अपनी पावर को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते हो और जब तुम बाहर की दुनिया देखोगे तो हो सकता है कि तुम वहाँ पे नए नए लोगों से मिलोगे तो उसकी मदद से तुम्हारी पावर और भी अच्छे से बढ़ सकती है। और तब जुयान से कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत ही परेशान करने की कोशिश की जिस पर मैं खुद को ही नहीं माफ कर पाऊंगा। तो जिस पर जुयान कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था और अब तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हारी नादानी है और जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो इस पूरी सिटी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और उन सभी का अच्छे से ख्याल रखना। और फिर यून मान जाता है और कहता है मैं अपने फादर और पूरी सिटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद जुयान वहाँ से चला जाता है और अब वो फ्लैग फॉर्मेशन किन्मू के फादर से कहता है जहाँ पर हमारी ये सिटी लोकेटेड है वहाँ का कोई भी किंग नहीं है और जब तक यहाँ का किंग कोई नहीं होता है तभी तक यहाँ पे बाकी सारे लोग यहाँ पर आकर हमला करने की कोशिश करते हैं और जो चाहे वो मनमानी करते हैं जैसे कि जीजी एकेडमी ने किया। और अगर यहाँ का कोई किंग होता तो ऐसी हरकत कोई नहीं कर पाता, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ अगर तुम वैसा करने के लिए मान जाओ तो मैं तुम्हें इस पूरे स्टेट का किंग बनाने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर किन्मू के फादर हैरान रह जाते हैं क्योंकि अगर वो किंग होते तो जुयान और उसकी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं होता और वो खुद की पावर की मदद से ही जीजी एकेडमी के सारे डिसाइपल को यहाँ से भगा दिए होते और इसलिए वो इस बात पे जोर देने लगते हैं क्या वो फ्लैग फॉर्मेशन की बातें माने या फिर नहीं। और दूसरी तरफ जुयान उस सिटी को छोड़ के जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे लीन आती जो कि उससे आखिरी बार मिलने के लिए आई, जहाँ पर वो उससे कहती तुम हमेशा मुझे याद रखना।
जियान, भले ही तुम मुझे पसंद करते हो या फिर नहीं करते हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा पसंद करते रहूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और इधर किनमू के फादर अभी भी उस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, क्या उन्हें फ्लैग फॉर्मेशन की बातें माननी चाहिए। और साथ ही उन्हें जुयान के बारे में ख्याल आ रहा होता है कि वो पहले उसे कितना कमजोर समझते थे, लेकिन जुयान ने हमेशा इस सिटी और अपने फैमिली की शान बढ़ाने में पूरी कोशिश की है और वो कितना अच्छा इंसान है। और जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर आते उन्हें वहाँ अपना सारा का सारा ट्रेजर खाली दिखाई देता है, क्योंकि सभी को जाते जाते जुयान ने चुरा लिया था। और किनमू के फादर ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं कि आखिरकार जुयान ने अपनी हरकत नहीं छोड़ी। वो तो यहाँ से चला तो गया, लेकिन सारा का सारा ट्रेजर उठा के लेके चला गया। इधर जुयान आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर वो खुद से कहता है, अब मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस लीडर को हरा कर किनमू को वापस ला के ही रहूंगा। और फिर यह सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान अपने बहुत ही खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करके किनमू को बचाने की कोशिश कर देता, लेकिन उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए किनमू ये डिसाइड करती है कि वो उस लीडर के साथ उसके सेक्टर में चली जाएगी, जिसकी वजह से जुयान बच जाएगा। और जैसे ही किनमू उसके साथ जाती है, ये देखकर जुयान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो डिसाइड कर लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जीजी एकेडमी का खेल खत्म करके रहूंगा और उसके बाद मैं किनमू को वापस लेके आऊंगा। इसलिए वो अपनी सिटी को छोड़ के चला जाता है ताकि वो अपना नया सफर शुरू कर सके और अब वो इस सफर में और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। तब यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जुयान को देखते हैं, जो कि काफी दिनों से लगातार चल रहा होता है। वो काफी ज्यादा थक भी चुका था और वो कहता है, अगर मुझे कोई सवारी मिल जाती तो कितना अच्छा होता और उसकी मदद से मैं अपना सफर आसानी से तय कर सकता था। और जैसे ही वो वहाँ पे गिर जाता है कि तभी वहाँ पर जियान आ जाता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया हुआ था। और वो उससे कहता है, पिछली बार तूने मेरी बेइज्जती की है तो मैं इस बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा, क्योंकि मैं एक इनर डिसेबल हूँ और जो भी एक इनर डिसेबल होता है उसके अंदर काफी ज्यादा पावर्स होती है, तो इसलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा, इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से हजारों माइल्स दूर अपने सेक्टर में ले जाऊंगी, वहाँ के एल्डर तुम्हें सजा दे सके। तो फिर जुयान उससे कहता है, हजारों माइल्स दूर हम इतने आसानी से वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई सवारी है। फिर उसके बाद जियान वापस से सीटी बजाता है और जैसे ही वो सीटी बजाता है वहाँ पे उसका बीस्ट आ जाता है, जो कि उसे कितनी भी दूर का सफर करवा सकता है। फिर ये देखकर जुयान एकदम खुश हो जाता है, अरे वाह, ऐसे ही किसी सवारी का मैं इंतजार कर रहा था ताकि मैं आसानी से अपना सफर पूरा कर सकूं, लेकिन मुझे तो इस बीस्ट को कंट्रोल करना आता ही नहीं है, मैं इस पर कैसे जाऊंगा। यह मुझे ठीक से जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पर नहीं ले जाएगा। तो फिर जियान कहता है, अगर तुम मेरी फाइट से बचना चाहते हो तो तुम यहीं पर सरेंडर कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ से अपने सेक्टर में ले जाऊंगा। और फिर जुयान कहता है, मुझसे सरेंडर करवाना इतना आसान काम नहीं है, मैं तुमसे फाइट करूंगा। ये सुनकर अब जियान भी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पे देखते ही देखते दोनों में काफी जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से फाइट किए जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जुयान का तो अलग ही प्लान, क्योंकि वह जानबूझकर चाहता है कि वो खुद को सरेंडर कर, ताकि जियान उसे अपनी बीस्ट पे बैठाकर यहाँ से उसे बहुत दूर ले जाएगा और उस बीस्ट पे बैठकर उसका ये लंबा सफर आसानी से तय हो जाएगा, क्योंकि उसे छीन कर तो उस बीस्ट का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसे कंट्रोल करना आता ही नहीं है। क्योंकि जियान उसे उठाकर अपनी बीस्ट पे बैठाकर यहाँ से दूर ले जा सकता है, जिसमें जुयान का ही फायदा होगा और हजारों माइल्स का सफर आसानी से तय कर सकता है। इसीलिए वहाँ पर वो अपनी हार मान लेता है। तब यह देखकर जियान उससे कहता है, क्या कहा था मैं कि इनर डिसेबल के पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है और उनके सामने कोई भी जल्दी नहीं टिक पाता। मैंने तो इनर डिसेबल की सेकंड लेवल की भी मास्टरी हासिल कर ली है, इसलिए तुम्हारा मेरे सामने कोई मुकाबला नहीं है। जिसके बाद वो उसे एक पिल देता है और वो उसे खाने के लिए कहता है। जैसे ही जुयान उस पिल को खा लेगा वो अपनी किसी भी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता और वो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाएगा। जिसके बाद जियान उसे बड़ी आसानी के साथ अपने सेक्टर में ले जा सकता है। और जैसे ही जुयान उस पिल को देखता है, मेरे अंदर तो काफी ज्यादा पावर और यह पिल मेरी पावर को बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, अगर मैं इसे खा भी लूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके जुयान को अपनी बीस्ट पे बिठाए हुए वहाँ से अपनी सेक्ट की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ रास्ते में जुयान बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो तो यही चाह रहा था कि उसका इतना लंबा सफर आसानी से तय हो जाए। और फिर वो उससे कहता, क्या तुम मुझे ताऊ सैम एकेडमी ले जा सकते हो। लेकिन जियान कहता, ताऊ सैम एकेडमी मेरे सेक्ट से 1000 माइल दूर है, मैं तुम्हें वहाँ पे क्या करने के लिए लेके जाऊँगा। मैं तुम्हें अपने सेक्ट में ले जाने के लिए लेकर आया ताकि तुम्हें यहाँ पर सजा दी जा सके। लेकिन तभी जुयान खुद को उसकी कैद से आजाद कर लेता है। ये देखकर जियान भी हैरान था, आखिरकार उसने इस हथकड़ी
बॉडी को तोड़ कैसे ली। और वो उससे कहता है तुम्हारी पिल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कोई ऐसी पिल बनी ही नहीं जो कि मेरी पावर्स को रोक सके। और मैं तुमसे यहाँ पे फाइट करूंगा और मैं तुम्हें खत्म करने के बाद तुम्हारे बीस्ट को यहाँ से लेके जाऊंगा, ताकि मैं उसे कंट्रोल करके अपना आगे का सफर पूरा कर सकूं। ये सुनकर जियान तो एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है मेरे साथ धोखेबाजी करके तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता और फिर जुयान भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता और कुछ ही सेकंड के अंदर जियान का खेल खत्म कर देता है। जहाँ पे मरने से पहले जियान उससे यही कह रहा होता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा बड़ा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन जुयान को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा और तब भी वो वहीं पर जियान का खेल खत्म कर देता है। जिसके बाद वो उस बीस्ट को लेके बाजार में आ जाता है और वो आने के बाद कहता है जिसको भी ये बीस्ट चाहिए वो उसे खरीद सकता है और इसकी कीमत 1000 सोने के सिक्के है। लेकिन जुयान समझ चुका है उसे इस बीस्ट को कंट्रोल करने में काफी परेशानी हो सकती है, इसलिए अच्छा यही होगा कि इस बीस्ट को बेच दिया जाए, ताकि जो पैसे आएंगे उसे अपने रिकॉर्नेशन बाउल में डालकर कोई पील बना लेगा, ताकि वो पील उसका यहाँ से आगे का सफर तय करने में उसकी मदद करे। इसलिए वो इस बीस्ट को बाजार में बेच रहा होता है, लेकिन कोई भी उस बीस्ट को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा महंगा था। क्योंकि जो उस बीस्ट को खरीदेगा उसके हिसाब से उसके पैसे बर्बाद ही होंगे, क्योंकि उस बीस्ट को कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। और सारे लोग जुयान को नकारते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि कोई भी उस बीस्ट को नहीं खरीदना चाहता है। और फिर ये देख के जुयान भी निराश हो जाता है कि तभी वहाँ जुआन नाम का एक आदमी आता जो कि जुयान से कहता है मैं इस बीस्ट को खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन जुयान कहता है 100 सोने के सिक्के, इससे क्या ही हो, देखो इस बीस्ट ये कितना ज्यादा पावरफुल। इसके बाद वो बीस्ट भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सामने एक जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन तब जुयान उससे कहता है तुम्हारे बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें 100 के बजाय 50 सोने के सिक्के दूंगा। अगर यह डील तुम्हें मंजूर है तो बताओ, क्योंकि इसे खरीदने वाला कोई दूसरा बायर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत होती है और उस डिवाइस के बगैर कोई भी इस बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता, और वो डिवाइस मेरे पास ही है। और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ अगर तुमने दूसरे बायर को ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें आज के बाद से अपना बड़ा भाई कहूँगा, क्योंकि कोई भी इस बीस्ट को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होगा। क्योंकि जब कोई इसे कंट्रोल कर ही नहीं सकता है तो अपने पैसे इस बीस्ट पे लगाकर क्या ही फायदा। इसलिए तुम चाहो जितना चाहे उतना ढूंढो, तुम्हें दूसरा कोई भी बायर नहीं मिलने वाला। फिर उसके बाद जुया एक आइडिया लगाता है और वो सीधा उस बीस्ट को ही मार डालता है और उस बीस्ट के छोटे छोटे टुकड़े बनाते हुए उसे पकाना शुरू कर देता है। और फिर बाजार में सारे लोगों को आवाज लगाते हुए कहता है इस बीस्ट का मीट जो भी खाएगा उसके अंदर काफी सारी पावर्स आ जाएगी और इसका टेस्ट बहुत भी ज्यादा अच्छा है। ऐसा मीट तो जल्दी कहीं पे नहीं मिलता, इसलिए आओ और हर एक मीट के टुकड़े को एक सोने के सिक्के में लेके जाओ। और ये सुनकर सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते सारे लोग वहाँ पे भीड़ लगाना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पे जुयान ने जुयान को ये चैलेंज किया था कि वो उसका वायर टूट के दिखाए, और उसने देखते ही देख वायर की लाइन ही लगाई। और ये देखकर जुयान एकदम गुस्सा हो जाता और फिर वो वहाँ से जाने लगता। लेकिन जुयान उससे कहता है तुम इतने आसानी से कहाँ जा रहे हो, तुमने तो अभी मुझे अपना बड़ा भाई माना ही नहीं। लेकिन तभी जुयान उससे कहता है मैं इस सिटी का लॉर्ड हूँ, मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपना बड़ा भाई मान लूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अभी जीजी एकेडमी में जा रहा हूँ। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान अपनी सिटी से बाहर निकल गया होता है और उसे रास्ते में जुआन दिखाई देता है, जिससे वो फाइट करना शुरू कर देता है। जुआन उसे अपने सेक्टर में ले जाना चाहता था, लेकिन जुआन उससे फाइट करते हुए उसका खेल वहीं पे खत्म कर देता है और साथ ही उसका बीस्ट भी चुरा लेता है ताकि वो उसकी मदद से जीजी एकेडमी जा सके। लेकिन उसे उस बीस्ट को कंट्रोल करना आता ही नहीं, इसलिए वो उसे मार कर उसका मीट सारे गाँव वालों को खिला देता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाए। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जुआन वहाँ से जा रहा होता है। इसके बाद जुआन जल्दी से उसके पास आता है और उससे कहता है क्या तुम जीजी एकेडमी जा रहे हो, मुझे भी वहाँ पे ले चलो। और फिर जुआन कहता तुम जैसे लोगों का वहाँ पे कोई काम नहीं है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वहाँ पे लेके नहीं जाऊँगा। तभी जुआन उससे कहता तुम तो शायद अपनी शर्त मुझसे हार ही चुके हो और तुम अभी भी मुझसे अकड़ रहे हो, रुको मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। इसके बाद वो बाजार के बीच में चिल्लाते हुए यह कह देना शुरू कर देता देखो इस सिटी के लॉर्ड ही मेरी शर्त हारने के बाद भी मेरी शर्त नहीं मान रहे हैं और इन्होंने कहा था अगर मैं इस बीस्ट को बेच दूं तो ये मुझे
मुझे अपना बड़ा भाई कहेंगे, लेकिन देखो इन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। अब यह मुझे कैसे अपना बड़ा भाई कहेंगे, कैसे सिटी लॉर्ड है तुम लोगों का। यह सुनकर तो वो एकदम हैरान रह जाता है और वो उससे कहता है अरे अरे शांत हो जा, मैं तुम्हें जीजी एकेडमी ले चलूंगा। जिसके बाद वो उस जीजी एकेडमी ले जाने लगता है, जहाँ पे थोड़ी देर सफर करने के बाद वो दोनों जीजी एकेडमी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे जुआन जुयान से ये कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए, जहाँ पे कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे तुम्हें अपने बिहेवियर पे ध्यान देना है और तुम्हें सभी से इज्जत से और अच्छे से बात करनी है, वरना अगर तुमने यहाँ पे कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया, तो इस वजह से मैं यहाँ पे बुरा फंस जाऊंगा। फिर जुआन उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं जो भी करूँगा इज्जत से ही करूँगा। जिसके बाद वहाँ पे बैठे हुए एल्डर के पास आके कहता है क्या तुम वही बूढ़े इंसान हो जो इस पूरी सिटी के अंदर अपने पोयम से मशहूर होते जा रहा है। यह सुनकर सारे के सारे डिसेबल एकदम हैरान रह जाते हैं। आखिरकार ये है, आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई कि किसी एल्डर के बारे में ऐसी बातें करने की। वहीं जुआन भी इससे काफी ज्यादा डर चुका था और वो कहता है मुझे तो जुयान ने फंसा दिया और बहाना करके यह मेरे साथ यहाँ पे आ गया। और देखो यहाँ पे आते ही उसने एल्डर की बुराई कर दी। अब तो मैं फंस गया यहाँ पर और मुझे कैसे भी कर यहाँ से रास्ता निकालते हुए भागना पड़ेगा। कि तभी जुयान उस एल्डर से कह रहा होता है ये तुम्हारी पूरी की पूरी एकेडमी एक नंबर की धोखेबाज है। जो चीज तुम्हें आती नहीं उसी चीज का बहाना करते हुए हर जगह फेमस होते जा रहे हो। तो तुमने यहाँ डिसेबल से पोयम लिखवा जबकि तुम्हें खुद भी अच्छे से पोयम लिखने नहीं आता। तो इस पर एल्डर कहता है आखिरकार तुम हो कौन, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरी बेइज्जती करने की। तो जिस पर जुयान कहता है मैं कौन हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो भी कह रहा हूँ तुम वो सुनो। तुम्हारी ये पूरी की पूरी एकेडमी बिल्कुल धोखेबाज है, इसलिए अब टाइम आ चुका है तुम्हारे एकेडमी को सबक सिखाने का और तुम्हारी औकात दिखाने की। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। और वहीं पे सारे के सारे डिसेबल ये देख के हैरान हो रहे होते हैं कि आखिरकार ये जुयान है कौन और इसने यहाँ पर आकर एल्डर की बुराई कर दी। इसे कोई इज्जत नहीं है कि अपने बड़े से किस तरह से बात की जाती है। ये तो ऐसे कह रहा जैसे ये खुद ही मास्टर पोयम लिखने में। तभी जुयान उस एल्डर से कहता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम मुझसे अच्छी पोयम लिख के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम यहाँ पे डिसेबल को पोयम सिखाने के लायक हो, और अगर तुमने वो करके नहीं दिखाया तो तुम्हें मुझे अपना टीचर मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद आज से तुम मेरे डिसेबल होगे और मैं तुम्हारा टीचर होंगे। फिर जो सुनकर वो एल्डर भी एकदम हैरान था और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये जुयान इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा है। लेकिन तब भी वो उससे कहता मैंने बहुत लोगों को देखा जो कि जल्द से जल्द फेमस होना चाहते हैं, इसीलिए तुमने तो कुछ अलग ही रास्ता अपना लिया और मुझ जैसे एक अच्छे राइटर की बेइज्जती करी। मुझे चैलेंज करते हुए खुद को फेमस करना चाहते हो तो चलो ठीक है, अगर तुम्हें चैलेंज ही करना है तो मैं उस चैलेंज के लिए भी तैयार हूँ। और फिर दूसरे डिसेबल यही कह रहे होते हैं कि जुयान ने तो अपनी बेइज्जती को खुद ही दावत दे दी और कहते हैं शायद ये नहीं जानते कि हमारे एल्डर कितनी अच्छी पोयम लिखते हैं और ये पूरी सिटी में इतने ज्यादा फेमस है और इनसे अच्छी पोयम कोई लिख ही नहीं सकता। और वहीं पे जुयान ये सोच रहा होता मैंने तो काफी एंशिएंट पोयम याद की, मुझे यह छोटी बड़ी चीज पे 1 सेकंड के अंदर पोयम लिखना आता, तो मैं देखता हूँ आखिरकार ये मुझसे कैसे जीत पाता। और दूसरी तरफ जुआन चुपचाप यहाँ से बच के भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर आता है वो एल्डर उसे रोकते हुए कहता है तुम इस इंसान को यहाँ पे लेके आए थे ना, और अब तुम ही यहाँ बैठकर ये पूरा का पूरा शो देखोगे और तुम्हें वो वर्ड देना पड़ेगा जिसके ऊपर हम दोनों को पोयम लिखनी। जो सुनकर जुआन तो एकदम थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन तब भी बेचारा वर्ड देने के लिए मान जाता है। वो वर्ड तो देता है लेकिन वो एक पोट होता है और वो कहता है तुम दोनों को इस पोट के ऊपर ही पोयम लिखनी और जो जल्दी लिखेगा वो जीत जाएगा। और फिर एल्डर उस डिसेबल से कहता है जाओ और मेरे लिए एक पेन और एक पेपर लेके और मैं इसके ऊपर ही पोयम लिख के दिखाता हूँ। तो जिस पर जुआन कहता है तुम्हें पेन और पेपर की जरूरत तो तुम समझ लो कि तुम बस हार ही गए। जिसके बाद वो हवा में पोयम लिखना शुरू कर देता है और वो उसी पोट के ऊपर पोयम लिख रहा था जो कि काफी ज्यादा बढ़िया होती, जो देखकर सारे के सारे लोग एकदम हैरान हो जा रहे थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कोई इतने जल्दी और इतनी अच्छी और इतने फास्ट पोयम कैसे लिख सकता है। इसके लिए तो हजारों सालों की प्रैक्टिस चाहिए ताकि उसे हर चीज के बारे में पोयम याद। लेकिन तब इतनी छोटी उम्र इस जुयान कैसे इतनी जल्दी इस चीज के ऊपर पोयम लिख दी। फिर तभी जुयान उस एल्डर से कहता क्या हुआ, मेरी पोयम सुनकर तुम अपनी पोयम भूल गए क्या? चलो रिको मैं भी देखता हूँ तुम किस तरह से पोयम लिख सकते हो, और अगर तुम पोयम नहीं लिख सकते तो आज से मैं तुम्हारा टीचर और मैं तुम्हारी एकेडमी के साथ साथ तुम्हारी औकात भी दिखा दूँ कि तुम लोग कैसे इंसान हो। लेकिन तभी दूसरे डिसेबल जुयान से कह रहे होते हैं जुआन तो तुम्हारे साथ ही आया था ना, तो क्या पता तुम दोनों ने पहले से ही प्लान बनाया और उसने तुम्हें जानबूझकर उस पोट के बारे में पोयम लिखने के लिए कहा क्योंकि तुम पहले से उस पोयम के बारे
बारे में जानते थे, इसलिए तुमने फटाफट उस पोयम लिखना शुरू कर दिया। और अगर तुम किसी और चीज के ऊपर पोयम लिख के दिखाते हो तो हम मानेंगे, और वो अगला वर्ड तुम्हें मेरे एल्डर ही देंगे, तो तुम्हें उसी के ऊपर पोयम लिखनी होगी। और ये बातें सुन उस एल्डर के जान में जान आती है। इससे पहले तो उसे लग रहा कि जुयान ने उसकी पूरी की पूरी इज्जत ही खत्म कर दी, और तब वो ये सोचता इसे तो पहले से याद, तो इसीलिए ये मुझे हरा पाया, तो अब मैं इसे दूसरा वर्ड देता तो उसके ऊपर पोयम लिख भी पाता या फिर नहीं। तो उस पर जुयान कहता तो फिर ठीक है, तुम मुझे एक 10 वर्ड दे सकते हो, मैं बस उन सभी को मिला बस 1 सेकंड में पोयम लिख कर दिखा दूंगा। कि तभी वो एल्डर वहाँ पे रखे हुए फ्लावर्स को दिखाता और उससे कहता चलो इस फ्लावर्स के ऊपर पोयम लिख के दिखा। फिर तभी ये सुनने के जुयान पोयम लिखने की बजाय उसे पढ़ना ही शुरू कर देता, और जो भी पोयम उसे फ्लावर से रिलेटेड याद थी वो उसे वहाँ पर पढ़ना शुरू कर देता। और जैसे जैसे वो पोयम पढ़ रहा होता तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा और बाहर निकल रहा था। और यह देखकर तो आसपास के सारे डिसेबल हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ये पोयम तो पिछली बार वाले से भी अच्छी है। और इस बार तो ये सुनकर हम लोगों का दिल और भी ज्यादा खुश हो रहा है। और वहीं पे एल्डर तो एकदम पागल हुए जा रहा था, आखिरकार ये जुयान है, आखिरकार इसने तो 1 सेकंड के अंदर इस फ्लावर्स के ऊपर पोयम लिख दी, और वो भी पिछले बार से अच्छी। और फिर वहीं पे जुयान को याद करते हुए पोयम गा रहा होता। इसकी वजह से उसकी काफी ज्यादा पावर्स बाहर आ जाती है, और उसी का एक डुप्लीकेट उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। और ये एल्डर तो एकदम पगला सा गया होता है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है यहाँ पर। जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान के साथ किसी एकेडमी में आता, जहाँ पे एक एल्डर सारे के सारे डिसेबल पोयम लिखना सिखा रहा होता, जहाँ पे जुयान उस एल्डर को ही चैलेंज कर देता कि अगर वो मुझसे अच्छी पोयम लिख के दिखा दिया तो आज से तुम मेरे मास्टर होगे, लेकिन अगर मैंने तुमसे अच्छा पोयम लिख के दिखाया तो तुम्हें मुझे अपना मास्टर मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद इतनी अच्छी पोयम लिख के दिखाता है कि सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार एल्डर से अच्छी पोयम ये जुयान कैसे लिख सकता है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग ये एल्डर खुद से कह रहा होता है पिछले कई सालों से मैं खुद को एक्सपर्ट मानता, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं सबसे ज्यादा गलत हूँ, और मैं हमेशा यही सोचता था कि मुझे कोई हराने वाला है ही नहीं, लेकिन आज तुमने मेरे सामने आकर मुझे हरा दी। तभी जुयान उससे कहता अगर तुम इसी बात को लेके बैठे रहोगे कि तुम्हें हराने वाला कोई नहीं और तुम इसी बात पे घमंड करते रहोगे तो तुम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे और तुम वहीं पर रह जाओगे। इसलिए तुम्हें सारी चीजें छोड़ खुद की पावर और पोयम लिखने का तरीका और भी अच्छा करना होगा। उसके बाद तुम खुद ही किसी को हराने के लायक बन सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स तो है ही नहीं जो कि तुम इतनी अच्छी पोयम लिख के दिखा सको। और फिर यह सुनकर वो एल्डर एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। वो इतना ज्यादा जुयान की बातों से खुश हुआ कि उसके अंदर से एनलाइटमेंट पावर बाहर आना शुरू हो जाती है। और फिर वो जुयान से कहता है तूने मुझे कितनी अच्छी बात सिखाई। और ये चीज सुनकर मेरा दिल इतना ज्यादा खुश हो गया कि देखो मेरी एनलाइटमेंट पावर बाहर निकल के आ गई। और वही जुयान और बाकी सारे डिसेबल ये देख के काफी ज्यादा हैरान रहते हैं, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जुयान के वर्ड्स के अंदर इतनी पावर है कि वो बस अपनी स्वर्ण की मदद से ही किसी भी एनलाइटमेंट के पावर को एक्टिवेट कर देता और उसके जितना पावरफुल इंसान शायद कोई ही होगा। फिर उसके बाद वो जुयान के सामने झुककर कहता जैसा कि आपने कहा कि अगर मुझसे अच्छी पोएम लिख के दिखाया तुमने तो मुझे आपको अपना मास्टर मानना होगा। तो आज से मैं इस चीज के लिए तैयार, आज से मैं आपका डिसेबल और आप मेरे मास्टर हो। और ये सुनकर जुयान एकदम ज्यादा खुश हो जाता। इसके बाद वहाँ से जाने लगता क्योंकि अब उसे किन्मो को भी ढूंढना। और दूसरी तरफ हम हुआन को देख जो कि ताऊ सेम के एक एल्डर के साथ खड़ी होती कि तभी जुयान की ऐसी पावर देख ताऊ सेम का एल्डर कहता इसके पास तो काफी सारी पावर्स, क्योंकि इसने तो कुछ वर्ड्स की मदद से एनलाइटमेंट पावर को एक्टिवेट कर दी। तभी हुआन उससे बताती जुयान के पास बस यही नहीं बाकी काफी सारी चीजें और उसके पास वो अंगूठी भी जो कि ताऊ सेम के पास, जो कि हजारों सालों में कोई भी उस अंगूठी को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उस अंगूठी ने खुद ही जुयान को सिलेक्ट किया और अब वो अंगूठी उसी के पास। और फिर यह सुनकर वो एल्डर एकदम हैरान रह जाता। आखिरकार जिस अंगूठी को कई सारे लोग ढूंढ रहे हैं, आखिरकार उसने खुद ही जुयान को कैसे चुन लिया। इसके बाद वो वहाँ जुयान के पास खुद ही जाने के लिए निकल जाता ताकि वो देख सके सच में जुयान के पास वो अंगूठी है भी या फिर नहीं। और दूसरी तरफ जुयान से कह रहा होता है मैं यहाँ से ताऊ जेम सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए जा रहा हूँ। और ये सुनकर जुयान भी एकदम हैरान था। और फिर जुयान उससे कहता क्या तुम भी मुझे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि ताऊ जेम सेक्ट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और मुझे भी वहाँ पे जाके ज्वाइन होना, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो इसलिए तुम मुझे वहाँ पे ले चल। और फिर यह सुनकर जुयान एकदम सोचने लगता कि आखिरकार ताऊ सेम का नाम सुनकर ये इतना ज्यादा खुश क्यों हो गया, लेकिन इसने अपनी सर
शर्त हारने के बाद भी मुझे अपना बड़ा भाई नहीं कहा, इसीलिए मुझे कुछ और तरीका अपनाना होगा ताकि मैं इसे अच्छे से लूट सकूं, और अगर इसके बाद मेरा मन हुआ तो मैं इसे दाऊजम सेक्टर में ले जा सकूं। फिर उसके बाद वो उससे कहता, क्या तुम्हें हमारी शर्त याद है या फिर तुम भूल गए? और फिर ये सुनकर जुयान एकदम हैरान रह जाता। फिर उसके बाद वो अपने पास जल्दी से 5-5 हजार की 2 नोट निकालता और फिर जुयान को देते हुए कहता, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें उस टाइम अपना बड़ा भाई नहीं कहा था, और मुझे माफी मांगने के बाद और ये 10,000 का नोट तुम्हारे लिए, और इसके बदले में तुम मुझे दाऊजम सेक्टर में ज्वाइन करा दो। और फिर जैसे ही जुयान इतने सारे पैसे देखता है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिरकार जुयान के पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से, कि इसने तो 1 मिनट के अंदर 10,000 के बाहर निकाल दिया। इसलिए जुयान उन पैसों को ले लेता और जुयान से कहता, यह पैसे तो बहुत ही ज्यादा है, मैं इसे गरीबों में बांट दूंगा और इसके बदले में मैं तुम्हें दाऊजम सेक्टर में शामिल भी करवा दूंगा, लेकिन मुझे अभी थोड़े और पैसों की जरूरत है, इसीलिए तुम्हारे गले में जो चैन है वो मुझे दे दो, ताकि आगे किसी भी इंसान को जरूरत हो तो मैं उसकी मदद कर सकूं, क्योंकि अगर हम ऐसे मदद करते रहेंगे तभी तो हम आसानी से दाऊजम सेक्टर में ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन तभी जुयान उसे अपनी चैन निकाल कर दे देता, लेकिन उसे यह भी डाउट होता है कि क्या जुयान उसे दाऊजम सेक्टर में ज्वाइन करवा भी देगा या फिर नहीं। फिर तभी जुयान उसे कहता है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, दाऊजम सेक्टर का जो लीडर है, हम दोनों बचपन में एक ही साथ रहते थे, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो तुम क्या समझते हो, तो क्या वो तुम्हें दाऊजम सेक्टर में शामिल नहीं होने देगा? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कि तभी वहाँ पर दाऊजम सेक्टर का एल्डर आ जाता, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था, और वो जुयान से कहता, आखिरकार तुम ऐसी बातें फैला हमारे सेक्टर की बेइज्जती क्यों करना चाहते हो, मैं तो तुम्हें कभी जानता ही नहीं, आखिरकार हम लोग एक साथ कब रह लिए, जरा तुम अपनी उम्र में भी ध्यान दो, कहाँ तुम बच्चे हो और कहाँ मैं एक एल्डर, तो हमारे एक साथ रहने की बात तो है ही नहीं। तब फिर उसके गुस्से वाले चेहरे को देख जुयान एकदम हैरान रह जाता, और फिर उसके बाद जुयान से कहता, तुमने तो कहा था कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन इस एल्डर की शक्ल देख के लगता है ये हमें यहाँ पे मारने के लिए आया। लेकिन फिर जुयान उससे कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया, इसीलिए वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, इसीलिए तुम थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसे मनाता। और उसके बाद जुयान भागते हुए उस एल्डर के पास आता है और उसके सामने उस 10,000 का नोट निकालते हुए कहता, ये मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप इसे गरीबों में बांट, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, इसीलिए मैंने आपके नाम से ही इन नोटों के पैसे निकाला, और आप जितनी हो सके उतने गरीबों की मदद कर, और उसके बदले में आप मुझे अपने सेक्टर में शामिल कर लो। ये सुनकर वो एल्डर तो हैरान रह जाता। आखिरकार जुयान 10,000 सिक्कों का नोट इतनी आसानी से दे दी, और वो भी गरीबों में बांटने के लिए, इसीलिए जल्दी से वो उस नोटों को रख लेता है, और वो उससे कहता है, तुम्हारा फ्यूचर तो आगे और भी ब्राइट होने वाला, और मैं तुम्हें आसानी के साथ अपने सेक्टर में शामिल कर लूंगा। और उसी के साथ जुयान से कहता, क्या तुम भी हमारे सेक्टर में शामिल होना चाहते हो? और ये सुनकर जुयान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने सेक्टर में शामिल कर ले। फिर वो एल्डर उससे कहता, मैं तुम्हें अपने सेक्टर में शामिल तो कर लूंगा, लेकिन तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देना हो, जिस एग्जाम को देने के काफी सारे डिसेबल पहले से ही जमा, लेकिन अगर तुम थोड़े से और पैसों का बंदोबस्त करते हो, इसके बाद मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद काफी अच्छी पोजीशन दे सकता हूँ अपने सेक्टर के अंदर, इसलिए तुम थोड़े से और पैसों का बंदोबस्त कर लेना। जिस पर वो लोग मान जाते हैं। तो अब हम दाऊजोंग सेक्टर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे एल्डर जमा होते हैं, क्योंकि उनके सामने जितने भी डिसेबल सेक्टर में ज्वाइन होने के लिए आए वो सब आकर जमा हो गए होते हैं, क्योंकि उन सभी को एंट्रेंस एग्जाम देना हो, इसके बाद ही दाऊजोंग सेक्टर के अंदर ज्वाइन हो सकेगा। इसके बाद सारे डिसेबल को धक्का मारते हुए जुयान और जुआन सबसे आगे आकर खड़े हो जाते हैं कि तभी उन सभी के सामने एक एल्डर आता है जो कि एंट्रेंस एग्जाम का रूल बताता है और जिसे हमारे सेक्टर में शामिल होना इस पहाड़ से गेट के पास 2 घंटे के अंदर ही पहुंचना होगा। ये सुनकर जुआन तो खुश हो जाता, आखिर ये कितना आसान सा टेस्ट, इसे तो कोई भी पूरा कर लेगा। फिर उसके बाद जुआन कहता, मुझे तो नहीं लगता कि इतना आसान हो, क्योंकि रास्ते में जरूर कोई खतरा हो सकता है, क्योंकि इतनी आसानी से कोई किसी को अपने सेक्टर में शामिल थोड़ी ना होने देता, इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। फिर उसके बाद सारे के सारे डिसेबल उस पहाड़ से बने हुए गेट की तरफ जाना शुरू कर देते। तो उसके बाद ये सीन दिखाते। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।